Bismillahirrahmanirrahim and welcome to the class. Today we will be talking about the declarations. जब आप अपना research paper लिख लेते हैं, when your article is ready, you are going to submit your article, your research paper, you have to have some declarations. You need to give some declarations. ये declarations क्या है, किन किन चीज़ों के मुतालिक आपने declarations देनी है, तो इस पे आज बात करेंगे. सबसे पहले फंडिंग. आपने ये अक्सर डिक्लेरेशंस आपके आर्टिकल के सबसे नीचे आते हैं, बिलो द कंक्लूजन के बाद ये आ जाते हैं, और रेफरेंसेस से ऊपर. रेफरेंसेस आपका सबसे आखिरी सेक्शन होता है आपके पेपर का. आपने फंडिंग के मुतालिक इंफॉर्मेशन देनी है कि जो आपने रिसर्च काम किया, किसने इसको सपोर्ट किया था फाइनेंशियली. इफ़ इट वाज सपोर्टेड बाय सम प्रोजेक्ट, by some company, by some organization, you need to give the acknowledgement. आपने हमेशा बंदे को, ऑर्गेनाइजेशन को, इदारे को, प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज करना होता है अगर किसी ने आपको हेल्प की है. If your research work is too expensive and it is a part of any project, so it's compulsory that you give an acknowledgement to the funder, to the donor, to the organization. Then conflict of interest. आपने appropriate disclosure देनी है कि आया कोई conflict of interest तो नहीं है ऑथर्स का, बीच में कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, डोनर का, या अगर कोई जॉइंट वेंचर है तो बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है. मसलन एक जॉइंट वेंचर है, जैसे कि मेरा अपना प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में और चाइना, दो डिफरेंट कंट्रीज़ उसको रन कर रही है. देयर आर टू डिफरेंट PIs फ्रॉम टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम टू डिफरेंट कंट्रीज़. तो मैंने ये डिक्लेरेशन देनी है अपनी पब्लिकेशन में कि देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हमारी सारी चीज़ें प्री डिफाइंड है कि कौन सा काम मैंने करना है, कौन सा काम मेरे कोलैबोरेटर ने करना है. फिर जब हम रिसर्च आर्टिकल लिख लेते हैं तो उसमें फर्स्ट ऑथर कौन होगा, सेकंड कौन होगा, कोरिस्पॉन्डेंट कौन होगा, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होनी चाहिए. और जब भी आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाए तो आर्टिकल में आप ये स्टेटमेंट ज़रूर देंगे कि देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग द ऑथर्स. और सबकी अगर ज़रूरत है तो सबसे आपने इस पर सिग्नेचर भी लेना है. देन एथिकल अप्रूवल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं ह्यूमंस पे, आपका कोई काम है किसी डिजीज़ पे, किसी ह्यूमन इंटरवेंशंस पे वगैरह वगैरह, तो आपने उनसे रिटन कंसेंट लेनी है. ठीक है. और अगर एनिमल पे आप काम कर रहे हैं तो उनकी आपने एथिक्स का ख्याल रखना है कि एनिमल को आपने तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, आपने उनको टार्चर नहीं करना. अगर आपने उनसे सैंपल लेने हैं, या इवन इफ़ यू आर गोइंग टू सेक्रीफाइस एन एनिमल, से इट द लेब माउस, द गाइनी पिग, अगेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एनिमल राइट्स. आपने उसको तकलीफ़ नहीं देनी. अगर आपने ब्लड लेना है, उसको इवन सेक्रीफाइस भी करना है, तो जेंटली, ह्यूमैनली, नॉट विद क्रूअल्टी. ठीक है. सो एथिकल स्टेटमेंट आपसे मांगा जाता है, जर्नल्स आपसे मांगते हैं कि आया आपने एथिकल स्टेटमेंट आपको कौन देगा. आपकी यूनिवर्सिटी की एक बॉडी होती है जिसको एथिकल कमेटी कहते हैं. तो वो एथिकल कमेटी, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट पे या एनिमल मॉडल पे, तो आपने एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि वो आपको अप्रूव करे कि आपने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, किस तरीके से आपने एनिमल को हैंडल करना है. जब उनकी अप्रूवल आपके पास होगी उसके बाद आप काम कर सकते हैं. और ये आपने अपने पेपर में मेंशन करना होगा कि वी हैव टेकन द एथिकल अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एथिकल कमेटी. यूनिवर्सिटी की भी हो सकती है, ये कभी कभार स्टेट की भी होती है, प्रोविंस की भी हो सकती है. तो जो रिक्वायर्ड है आपने अकॉर्डिंगली वहाँ से परमिशन लेनी होगी. कंसेंट टू पार्टिसिपेट. अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आपने लेनी है पार्टिसिपेंट से, जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करना है. अगेन अगर ह्यूमन सब्जेक्ट है तो आपने उनसे रिटन कंसेंट लेनी है कि
आर दे विलिंग टू पार्टिसिपेट इन योर स्टडी? आपके लिए तो आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट है, आपसे आपकी डिग्री हो जाएगी, यू विल गेट योर एमफिल, योर पीएचडी, लेकिन जिससे आपने सैंपल लिया उसको क्या फ़ायदा है? आया वो इन्फॉर्म्ड है भी कि नहीं? ऐसे ये गलत है साइंस में, दिस इज़ अनएथिकल कि आप किसी की सैंपल लें और आप उस पे काम करें और उसको पता भी नहीं है कि आपने उनके सैंपल के साथ क्या किया. सो दिस इज़ अनएथिकल. So it's very important, you need to take the written consent from all the human subjects. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू नो पाकिस्तान में there is just one person who got Nobel, sorry not Nobel, the Oscar award. कौन है? शर्मीन ओबेद शनाई. ठीक है. शी इज़ द ओनली लेडी हु गॉट ऑस्कर अवार्ड. शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी. सो किस चीज़ पे उसको अवार्ड मिला था? क्या नाम है उसकी मूवी का? हाँ जी. तो वो एग्जैक्टली वो उसने एसिड बर्न्स पे, जो अक्सर फीमेल्स को जलाया जाता है, तेज़ाब फेंक के उनको चेहरे को मसख किया जाता है, वो इस थीम पे उन्होंने मूवी बनाई थी. सेविंग फेस नाम है, इस तरह कोई नाम है. बहरहाल तो थीम उसका ये है कि उसने एसिड बर्न्स पे, जो इंटरनेशनल बर्न्स है, उस पर मूवी बनाई थी, जिस पे उसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया. लेकिन उस मूवी में जो लेडीज़ उन्होंने शो की थी, उन लेडीज़ ने फिर बाद में कंप्लेंट की कि जो हमारे साथ वादे किए गए थे, शर्मीन ओबैद शनाई ने वो वादे नहीं निभाए. जो भी वादे थे, आई एम नॉट श्योर, उनको घर देना था, उसको हज पे भेजना था, उसको पैसे देने थे या जो भी था, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे साथ वो वादे पूरे नहीं किए गए. अब शर्मीन ओबैद शनाई को तो ऑस्कर अवार्ड मिल गया, उस खातून को क्या मिला जिसका फेस बर्न फेस था, जो कि आपने मूवी में दिखाया. सिमिलरली इज़ विद रिसर्च. अगर आपने रिसर्च करनी है, सो यू मस्ट हैव अ रिटन कंसेंट. आप तो इससे फ़ायदा ले रहे हैं किसी का सैंपल यूज़ करके, रिटर्न में उसको कुछ मिल रहा है, या अगर उसको कुछ नहीं भी मिल रहा है, एटलीस्ट वो इन्फॉर्म्ड है कि आपने उसके सैंपल्स के साथ क्या करना है. दिस इज़ वेरी एथिकल. या अगर फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से आप एड्स पे काम कर रहे हैं, प्रेवलेंस ऑफ एड्स इन खैबर पख्तूनख्वा, सो आपके पास डेटा आ गया कि मर्दान में कितनी % प्रेवलेंस है एड्स की और किस किस को एड्स है. ये डेटा आपके पास, आपके हाथ लग गया, आपने काम किया. यू आर नॉट सपोज टू मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ अ विक्टिम ऑफ एड्स या हेपेटाइटिस बी, सी या कोई भी बीमारी. दिस इज़ वेरी अनएथिकल, क्योंकि अक्सर बीमारियां ऐसी है कि देट आर सोशल स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी. बंदे को नेचुरल एड्स भी हो सकता है, कोई कट है, कोई नीडल स्टिक से हो सकता है, लेकिन दिस इज़ अ सोशल स्टिग्मा. सो यू आर नॉट सपोज टू disclose the name of the patient until this is unethical. Okay, then consent to publish. आपने काम करना है तो आपने पार्टिसिपेंट से भी परमिशन लेनी है कि आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं, if they are willing. And of course you should not mention their names. अगर आपने मेंशन भी करना है तो with codes like Mr. A, Mr. X, ठीक है, फैमिली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मर्दान, इसी तरह. और जो आपके कोलीग्स हैं, आपके को ऑथर्स हैं, आपने उनसे भी परमिशन लेनी है कि उन सब ने इस पेपर को देखा है, एवेलुएट किया है, रिव्यू किया है, एंड दे आर एग्री टू पब्लिश द पेपर. और जो उनकी सीरीज़ है ऑथरशिप में, वो इस पे उनको कोई एतराज़ नहीं है. ये स्टेटमेंट आपने ज़रूर देनी है. नेक्स्ट, डेटा अवेलेबिलिटी. ये आपके स्पेशली इसके साथ मैंने लिखा है लाइफ साइंसेज. दीज डिक्लेरेशंस आर फॉर लाइफ साइंसेज रिसर्च. अक्सर आजकल ज़्यादातर काम हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे ज़्यादा काम शिफ्ट हो रहा है. लाइफ साइंसेज के काम सारा डेटा जनरेटेड काम होता है. तो यूजुअली वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा लाइक जीनोमिक्स वर्क, बायोइन्फॉर्मेटिक्स वर्क या जेनेटिक्स वर्क. तो जो अच्छे जर्नल्स हैं वो आपसे मांगते हैं कि आप अपना डेटा जो है वो हमारे साथ शेयर करें. So you have to put your data in the repositories in some known engines, in known resources like NCBI,
लाइक UCSC, जहाँ पे आप अपना सारा डेटा पुट करते हैं और फिर आप अपने यहाँ पे डेटा अवेलेबिलिटी के सेक्शन में आप उसका लिंक देते हैं, हाइपर लिंक या लिंक देते हैं और आप बताते हैं कि आपका डेटा वहाँ पे मौजूद है, उसका लिंक होगा। कोई इंटरेस्टेड है आपके डेटा में जाने तो लिंक प्रेस करेगा, आपका डेटा विजिबल हो जाएगा। कोड अवेलेबिलिटी, आपने कोई ऐसे कस्टम्स कोड यूज़ किए हैं, ऐसे एल्गोरिथम्स यूज़ किए हैं जिससे आप उस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो कस्टम कोड्स, वो एल्गोरिथम्स भी मेंशन करें या उसका कोई लिंक दे दें, ताकि कोई दूसरा बंदा उस पर काम करना चाहे, आपके रिजल्ट्स को रिपीट करना चाहे तो उसको मसला ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑथर्स कंट्रीब्यूशन। कितने ऑथर्स हैं आपके जर्नल में, आपके आर्टिकल में, उनकी नंबरिंग क्या है, फर्स्ट ऑथर कौन होगा, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, कोरिस्पॉन्डिंग कौन है, ये और किसने कितना काम किया है। इसके लिए आपने गाइडलाइंस टू ऑथर्स फॉलो करने हैं। हर जर्नल के अपने गाइडलाइंस टू ऑथर्स होंगे, उन्हीं गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है। यूजुअली अक्सर लोग इसको नहीं समझते, बस हमारे यहाँ तो ये भी कल्चर है बड़ी ऑथरशिप कि मैं आपके अपने पेपर में आपका नाम डाल दूंगा, आप अपने पेपर में मेरा नाम डाल दें, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड बड़ी ऑथरशिप विच इज़ अगेन अनएथिकल। और फर्स्ट ऑथर कौन होगा, आप होंगे, जो जिसका काम है। आप एमफिल के स्टूडेंट या PhD की स्टूडेंट, यू मस्ट नो योर राइट्स। कोई भी बंदा आपसे आपके राइट नहीं ले सकता। फर्स्ट ऑथर अगर आपने काम किया है तो फर्स्ट ऑथर आप ही होंगे, आपका सुपरवाइज़र भी फर्स्ट ऑथर नहीं हो सकता। योर सुपरवाइज़र मस्ट बी द कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर। कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर कौन है, जिसने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, जिसने आपको गाइड किया, जिसने आपके काम को ओवरसी किया, रिव्यू किया, सुपरवाइज़ किया, और वो आपके पेपर को, जो आप सबका पेपर है, वो उसको सबमिट करता है जर्नल में, एंड देन ही मेंटेन्स द कोरिस्पॉन्डेंस विद द एडिटर, विद द रिव्यूअर, एंड इवन आफ्टर पब्लिकेशन कोई बंदा सवाल पूछे आपके आर्टिकल में, सो द कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर जो है उसका ईमेल होता है, उससे कोरिस्पॉन्डिंग की जाती है, एंड ही और शी शुड बी योर सुपरवाइज़र। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ रिकमेंडेड कि जो सुपरवाइज़र है, जो आपका कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर है, उसका नाम लास्ट में होता है, उसके साथ स्टेरिक लिखा होता है, वो कोरिस्पॉन्डिंग होता है, एंड ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर। अक्सर लोग ये नहीं समझते, वो कहते हैं कि लास्ट ऑथर है। बेशक सीरीज में उसका नाम लास्ट में होगा, बट ही इज़ द कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हु हैज़ डिज़ाइंड द प्रोजेक्ट, जो PI है, जिसकी लैब है, जिसका प्रोजेक्ट है, जो काम को सुपरवाइज कर रहा है। फर्स्ट ऑथर आप होंगे, सेकेंड ऑथर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उस लिहाज से जितना बंदा ज़्यादा इन्वॉल्व होगा आपके काम में, जिसने जितनी ज़्यादा हेल्प की होगी, वो उसी तरह उसकी नंबर, उसकी जो ऑथरशिप में उसका नंबर है, उसी लिहाज से होगा। इज़ इट क्लियर? ऑल गुड?